जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के बारे में और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण प्रवेश करता है या उसमें गति करता है तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल के कारण आवेशित पथ जो कण था उसकी पथ में क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं या उसकी गति किस प्रकार प्रभावित होने वाली है वो आज हम पढ़ेंगे। अब देखिए, ये तो हमको मालूम है कि मान लीजिए कोई भी ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। जब भी इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण गति करेगा, मान लीजिए कोई आवेशित कण है, ये एक आवेशित कण है और ये कण इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है। द्रव्यमान है इसका m, आवेश है इसका q। तो जब ये v वेग से गति करता है तो इतना हमको मालूम है कि इस कण पर लगने वाला जो बल होता है वो होता है q b v साइन थीटा। ठीक है, जहां पर कैपिटल V चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और थीटा वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। अब इस बल के कारण कण के पथ में क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं हम उसकी बात करेंगे। अब अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो इस फॉर्मूले के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके लिए हम तीन परिस्थितियां लेके चलते हैं। पहली स्थिति कि मान लीजिए कि जो थीटा है यानी कि वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का जो कोण है, ये कोण अगर 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, 0 या 180 का मतलब है कि जो कण है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर अगर प्रवेश करता है या समांतर गति करता है तब क्या होगा। दूसरी स्थिति क्या संभव है? दूसरी स्थिति आपसे ये भी बोला जा सकता है कि कण क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है यानी कि 90 अंश पर प्रवेश करता है, तब क्या होगा। तीसरी स्थिति कि अगर कोई भी कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसका मान 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में है, तो अगर इसका मान 0 से 90 के बीच में है तब किस प्रकार ये गति करेगा, हम तीनों ही परिस्थितियों को एक एक करके समझेंगे। क्लियर? अब अगर हम पहली स्थिति की बात करें, हम स्टार्ट करते हैं पहली स्थिति से। पहली स्थिति लेके चलते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है? थीटा इज इक्वल 0 डिग्री। थीटा कितना? 0 डिग्री या 180। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए कि किसी स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार है। समांतर रेखाओं का मतलब होता है ये एक समान क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां पर कितनी है? बी वेक्टर। एक कण जिसका द्रव्यमान m और आवेश कितना है? q, ये इस क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर v वेग से गति करता है। क्षेत्र के समांतर v वेग से गति करता है। तो जब ये कण इसमें प्रवेश करेगा इस प्रकार v वेग से, तो देखिए द्रव्यमान m है, आवेश q है। कोण कितना बनेगा? यहाँ पर समांतर प्रवेश कर रहा है तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा जब 0 डिग्री हो जाएगा तब जो कण पर लगने वाला बल होगा, कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, अगर कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की बात करें तो चुंबकीय बल F का मान कितना होगा? Q B V साइन 0। Q B V साइन 0 का मतलब है कि कण पर लगने वाला बल 0 होगा। तो जब भी कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के समांतर या उसके विपरीत प्रवेश करता है या उसमें गति करता है तो कण पर लगने वाला बल 0 होता है। अब जब कण पर लगने वाला बल 0 हो जाएगा, अर्थात जो आपका कण है बिना विचलित हुए
विचलित हुए सीधा चला जाएगा। यानी कि इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के समांतर प्रवेश करता है तो वो बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधा गति कर सकता है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा की बात करी गई है, साइन जीरो मतलब जीरो, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, यानी कि इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरी स्थिति की, ठीक है, दूसरी स्थिति क्या बन सकती है आपकी? दूसरी स्थिति आपकी ये बन सकती है कि जब थीटा कितना हो 90, जब थीटा 90 डिग्री हो। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो देखिए, अब 90 डिग्री होने की कंडीशन क्या है कि मान लीजिए ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है इस प्रकार, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहां पर देखिए, जब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण, मान लीजिए कोई आवेशित कण जिसका द्रव्यमान कितना है, जिसका द्रव्यमान m है और आवेश q है, इस प्रकार द्रव्यमान m, आवेश इसका कितना है q, ये कण इस क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है। तो जब ये क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करेगा तो क्या होगा, इस पर बल लगेगा। अब अगर हम बल की बात करें, कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, अब देखिए, अब जो कण पर चुंबकीय बल लगेगा वो कितना होगा, F इज इक्वल क्यू बी वी साइन 90। इस हिसाब से ये बल आ जाएगा F बराबर क्यू बी वी। ये जो बल का मान आया, ये बल का कैसा मान है, ये इसकी मैक्सिमम मतलब अधिकतम वैल्यू है। अर्थात जब भी कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर अधिकतम बल कार्य करता है, और इसी अधिकतम बल के कारण ये कण एक वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। कैसे पथ पर गति करने लगता है, वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। तो जैसे ये प्रवेश करेगा तो ये कण एक वृत्ताकार पथ पर गति करेगा इस प्रकार से। क्लियर? वृत्ताकार पथ पर गति करेगा जिसकी त्रिज्या, मान लीजिए ये जिस वृत्ताकार पथ पर गति करता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, r। क्लियर? r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। तो यहां से निष्कर्ष ये निकलता है कि लंबवत प्रवेश करने के कारण इस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वो अधिकतम होगा, और इस बल के कारण जो कण है वो एक वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। हम लिख देते हैं, इस बल के कारण कण वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। ठीक है, अब ये कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तब अब इस स्थिति में देखिए, आपको मालूम है कि जब भी कोई कण या कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो वृत्ताकार गति करने के लिए उसे एक अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है, और इस स्थिति में जब वो वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो होगा वो इसी चुंबकीय बल से मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं तब अभिकेंद्र बल किसके बराबर हो जाएगा, चुंबकीय बल के। अब देखिए, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है mv²/r। चुंबकीय बल क्या आया, QBV। अब यहां पर देखो, v से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, v से जब इसका स्क्वायर कैंसिल होगा r इधर आ जाएगा। तो इस स्थिति में जो हमको मिला वृत्ताकार पथ की त्रिज्या वो क्या मिल रही है, mv/qb। क्लियर?
तो जब कण वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो उस पथ की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, r इज इक्वल एम वी अपॉन क्यू वी। क्लियर। अब देखिए ये कण चक्कर लगाएगा, अगर ये पूरे में फैला हुआ चुंबकीय क्षेत्र तो ये कण क्या करेगा, उसमें चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा। तब कण के अगर हम आवर्तकाल की बात करें, कण का आवर्तकाल, अब देखिए कण का आवर्तकाल कितना होगा इस स्थिति में, आपने आवर्तकाल का फॉर्मूला पढ़ा है, T इज इक्वल होता है परिधि अपॉन वेग। परिधि कितनी होती है, 2 पाई r अपॉन वेग कितना है v। क्लियर। मान रखेंगे हम इसमें T इज इक्वल 2 पाई अपॉन v, अलग कर लो, r का मान हमने ऊपर से रखा mv अपॉन qv। v से v कैंसिल होने पे क्या आएगा, T इज इक्वल 2 पाई m अपॉन qv। क्लियर। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में आप बात करते हो तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का जो आवर्तकाल होता है वो उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, वो केवल दो चीजों पे निर्भर करता है, तीन चीजों पे, कण के द्रव्यमान पे, कण के आवेश पे और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे। तो समझ लीजिए कि दूसरी स्थिति क्या बनती है, फिर से पूरा एक बार, कि जब कण किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पे क्या होता है कि उस पर लगने वाला बल अधिकतम हो जाता है। इस स्थिति में कण इस बल के कारण एक वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है और वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। इस स्थिति में कण पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो उसके अभिकेंद्र बल में परिवर्तित हो जाएगा, जहां से हमको त्रिज्या का फॉर्मूला मिल गया और किसका मिल गया, T इज इक्वल 2 पाई m अपॉन क्यू वी। अब देखिए इस त्रिज्या के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो हम इस त्रिज्या के लिए और भी कई फॉर्मूले निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जरा इधर देखिए, आपने ये क्या पढ़ा, आपने इधर पढ़ा है T R इज इक्वल एम वी अपॉन क्यू वी। क्लियर। एम वी अपॉन क्यू वी। अगर हम एम वी अपॉन क्यू वी की बात करें तो आर हम ये भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल पी अपॉन क्यू वी, क्योंकि एम इंटू वी द्रव्यमान इंटू वेग, ये क्या होता है उसका संवेग, कण का संवेग होता है, संवेग को पी से प्रदर्शित करते हैं। और हमको ये भी मालूम है जो पी होता है वो कितना होता है, अंडर रूट 2 के एम, अंडर रूट 2 के एम। तो अगर हम इसकी वैल्यू अंडर रूट 2 के एम रख देते हैं, अंडर रूट 2 के एम रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल अंडर रूट 2 के एम अपॉन क्यू वी। क्लियर। अंडर रूट 2 के एम अपॉन क्यू वी एक फॉर्मूला इसका ये भी हो सकता है। इस प्रकार अगर हम चाहें तो के क्या होती है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को अगर हम चाहें तो हम Q इंटू वी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी। तो अब यहाँ पर देखिए आपको ये भी मालूम है कि जो K होता है, K गतिज ऊर्जा मतलब होता है आवेश इंटू विभवांतर। आवेश इंटू विभवांतर जब आप इसका मान रखोगे, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा ये 1/b, आर जो होगा ये हो जाएगा 1/b, बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2 क्यू वी अपॉन क्यू, क्यू अंदर चला जाएगा तो ये कैंसिल होके अंडर रूट 2 एम इंटू कैपिटल वी अपॉन क्यू। एक फॉर्मूला इसकी त्रिज्या का ये भी आ गया। क्लियर। एक फॉर्मूला इसकी त्रिज्या का ये भी आ गया। ठीक। तो इस प्रकार अगर आप चाहें तो आप इसके कई फॉर्मूले प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जब हम बात करते हैं त्रिज्या की तो वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होती है वो होती है r इज इक्वल एम बी अपॉन
क्यू बी। क्लियर? ये थी दूसरी स्थिति। देखिए तीसरी स्थिति ये है कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करे कि उसके वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण 0 और 90 के बीच में रहे। तो जब कोण 0 और 90 के बीच में होगा, मान लीजिए कण इस प्रकार प्रवेश करता है, ये वेग और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, दोनों के बीच कितना कोण है, थीटा। तो इस पर क्या होगा, कण पर बल लगेगा, तब कण पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा, ठीक। अब देखिए कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की बात करें तो आपको मालूम है F इज इक्वल होता है क्यू बी वी साइन थीटा। ये बल लगेगा इस पर। अब देखिए इस बल का प्रभाव क्या होगा, उसकी अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस बल के कारण जो आपका कण होगा, कण वलयाकार, वलयाकार का मतलब होता है पेचदार, पेचदार पथ पर गति करता है। अब ऐसा क्यों होता है कि वलयाकार या पेचदार का मतलब क्या है कि घूमेगा तो गोल, लेकिन गोल घूमने के साथ साथ या क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये जो स्प्रिंग जैसा पथ बनता है, इस पथ को बोलते हैं वलयाकार पथ या पेचदार पथ। इस पथ के बनने का कारण क्या है, क्योंकि कण जब इसमें प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र और जो वेग है, जैसे ये प्रवेश करेगा, चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच जो कोण होता है, उस कोण के कारण इसके वेग के दो घटक बन जाते हैं। एक घटक इसको गोलाई में घुमाने का प्रयास करता है और एक घटक इसको आगे ले जाने का प्रयास करता है, जिसके कारण ये गोल घूमता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगता है और जो पथ बनता है उस पथ को बोलते हैं वलयाकार पथ। ठीक है, अब ये वलयाकार पथ पर गति करेगा, यानी कि इसमें अगर हम इसके पथ को देखें तो इसका जो पथ बनेगा वो पथ कुछ ऐसा होगा कि ये वलयाकार पथ पर घूमता हुआ आगे की ओर जाने लगेगा। अब देखिए जब ये वलयाकार पथ पर गति करेगा तो वलयाकार पथ पर गति करते समय क्या होगा, ये है इस बिंदु पर, अगर हम किसी भी बिंदु पर बात करें, किसी भी बिंदु पर अगर हम बात करते हैं तो इसके, जैसे ये बिंदु हमने एक ले लिया, इस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं कि वेग यहीं पर, कि वेग क्या है, ये रहा, और वेग ये थीटा बन रहा है। तो अगर हम इसका देखें तो ये क्या होगा, ये बनेगा आपका v cos थीटा और ये बनेगा आपका v sin थीटा। ठीक है, अब देखो v cos थीटा इसको क्या कर रहा है, आगे की तरफ ले जा रहा है, v sin थीटा इसको वृत्ताकार पथ में घुमाने की का प्रयास कर रहा है। तो ये क्या है, वलयाकार पथ पर गति करता है तब अब देखिए होगा क्या, इसके वेग के दो घटक होंगे, इसके वेग का क्षैतिज घटक, या इसके हम बात करें इसके वेग का ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक क्या करेगा, ऊर्ध्व घटक वृत्ताकार गति कराएगा, वृत्ताकार गति कराएगा। अब इस स्थिति में देखो जो वेग है वो कैसी गति करा रहा है, वृत्ताकार गति। कौन सा घटक, ऊर्ध्व घटक। ऊर्ध्व घटक के वृत्ताकार गति कराने का मतलब क्या है कि अगर आप बात करते हो तो वृत्ताकार गति के लिए कौन सा बल चाहिए होता है, m। अब ऊर्ध्व घटक होता है v sin थीटा होल स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल, क्या होता है, आपने पढ़ा है q b v sin थीटा। अब देखो इस v sin थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, mv sin थीटा अपॉन r इज इक्वल qb। तो अगर आप इस स्थिति में बात करते हो तो इसकी जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी,
वो आएगी आपकी एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू वी। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा हमको ये भी मालूम पड़ा था, जो वेग का क्षैतिज घटक है, वेग का क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक क्या कराएगा? रेखीय गति कराएगा, रेखीय गति कराएगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो क्षैतिज घटक है वो रेखीय गति कराएगा। रेखीय गति में अब क्या होता है देखिए, जब ये चलेगा तो ये चक्कर लगाएगा, ये चक्कर लगाएगा। ये जब चक्कर लगाएगा तो क्या होगा कि ये एक चक्कर पूरा करने में वृत्तीय पथ के साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। तो एक चक्कर पूरा करने के साथ साथ मान लीजिए इसने यहां से चलना शुरू किया, एक चक्कर यहां पे लौट के पूरा हुआ, ये जो दूरी होगी एक चक्कर पूरा करने में चली गई, जो क्षैतिज दूरी हो गई, इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। तो क्या होगा तब वलय की अगर हम पिच निकालें, पिच, पिच का फॉर्मूला क्या होता है? पिच, पिच मतलब एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में एक चक्कर पूरा करने में चली क्षैतिज दूरी। ठीक। अब देखो क्या होता है कि जैसे आप पेच देखें किसी बोल्ट के, तो पेच में क्या होता है, एक चूड़ी आप पूरी करते हो तो क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। तो उनके बीच में जैसे यहां से चलना शुरू किया, एक चक्कर इसने, मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं, यहां से ये चला ये इस प्रकार, और इसने ये एक चक्कर पूरा किया। एक चक्कर पूरा करने में देखो ये यहां से यहां तक पहुंच गया। तो यहां से यहां तक ये जब पहुंचेगा, ये जो क्षैतिज दूरी जितनी इसने आगे की तरफ चली है, इसी दूरी को क्या बोलते हैं? पिच। पिच को प्रदर्शित करते हैं पी से। अब पी क्या होगा? पी की अगर बात करी जाए तो इसका फॉर्मूला होगा क्षैतिज वेग, क्षैतिज वेग इंटू आवर्तकाल। ठीक है। अब देखो यहां पर फॉर्मूला आ गया क्षैतिज वेग इंटू आवर्तकाल। त्रिज्या तो हमको मालूम थी। अब बात करते हैं आवर्तकाल की, कि आवर्तकाल इसका क्या होगा, कैसे निकालते हैं। तो अब आवर्तकाल के लिए समझिए, अगर हम बात करें कण के आवर्तकाल की, तो कण का आवर्तकाल, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होगा? परिधि अपॉन चाल। परिधि कितनी है? जब आप चलोगे तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर अपॉन चाल कितनी होगी? v साइन थीटा। मान रखेंगे 2 पाई अपॉन v साइन थीटा। r का फॉर्मूला क्या आया? एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू वी। देखो v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल, क्या आया आवर्तकाल? t इज इक्वल 2 पाई m अपॉन क्यू वी। ठीक। तो चाहे वो वृत्ताकार पथ पर गति करे, चाहे वो वलयाकार पथ पर गति करे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण का जो आवर्तकाल होगा वो दोनों ही प्रकार के पथों के लिए समान रहेगा। क्लियर? अब देखिए ये निकल आया आपका आवर्तकाल। तब अब इसी आवर्तकाल से अगर हम पिच निकालें, तो पिच के लिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? पिच इज इक्वल क्षैतिज वेग मतलब v cos थीटा इंटू टी। तो P इज इक्वल v cos थीटा, T का मान क्या है? 2 पाई m अपॉन क्यू वी। क्लियर? ये आ गई आपकी वलयाकार पथ की पिच, ये आ गया वलयाकार पथ पर कण का आवर्तकाल। तो देखिए आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। ना तो वो क्षैतिज घटक मानेगा, ना ही वो ऊर्ध्व घटक मानेगा, क्योंकि वो वेग पर निर्भर नहीं करता।
तो इस प्रकार हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण जब गति करता है तो उसकी तीन परिस्थितियां संभव हैं। जब कण के समांतर प्रवेश करता है तो लगने वाले बल का मान शून्य हो जाता है, अर्थात कण बिना विचलित हुए सीधा चला जाएगा। दूसरी स्थिति हमने पढ़ी क्या कि जब कण 90 अंश के कोण पर प्रवेश करता है तो लगने वाला बल अधिकतम होता है, जिसके कारण कण एक वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होगी r इज इक्वल mv/qb, जो आपका आवर्तकाल आएगा वो 2πm/qb। तीसरा क्या 0 और 90 अंश के बीच में प्रवेश करता है तो जो कण होगा वो एक वलयाकार पथ पर गति करेगा, और वलयाकार पथ की जो त्रिज्या होगी वो ये, आवर्तकाल उतना का उतना ही रहेगा, और जो पिच निकल के आएगी वो आएगी v cos थीटा इंटू 2πm/qb। क्लियर। अब देखिए इसमें जो हमने दूसरी स्थिति पढ़ी थी कि कण यदि लंबवत प्रवेश करे तो क्या होगा। लंबवत प्रवेश वाली स्थिति का प्रयोग हम साइक्लोट्रॉन में करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है? बेसिकली आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि जब आपने पढ़ा अल्फा पार्टिकल प्रकीर्णन प्रयोग, तो उसमें क्या था, अल्फा कणों को क्या किया गया, बमबारी की गई बहुत तेज गति से आने वाले। अब ये अल्फा कण हैं या इलेक्ट्रॉन हैं या प्रोटॉन हैं, ये कैसे हैं, आवेशित कण हैं। इन आवेशित कणों को त्वरित कैसे किया जाता है, त्वरित का मतलब इनकी स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है। तो किसी भी आवेशित कण को त्वरित करने के लिए यह है युक्ति, आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए ये प्रयोग होती है। ठीक है। अब देखिए साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए किया जाता है। अब आवेशित कणों को त्वरित करने से मतलब क्या है वो जरा समझिए। त्वरित करने का मतलब है उनकी स्पीड को बढ़ाना या उनके वेग को बढ़ाना। अब ये देखिए कैसे संभव है। इसमें हम क्या करते हैं, धातु के डी आकार के बने दो खोखले डीज लिए जाते हैं जो इस प्रकार एक दूसरे के समांतर, यानी कि धातु का एक खोखला गोला होता है, इसको हम दो हिस्सों में काट लेते हैं और डी आकार के दोनों गोलों को एक दूसरे के सामने रख देते हैं। इन दोनों गोलों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत उत्पन्न कर दिए जाते हैं। एक दूसरे के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिए जाते हैं इस गोले के अंदर। दोनों गोलों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। अब यहां पर देखिए इन दोनों के बीच में एक बिंदु पर एक स्रोत रख दिया जाता है जहां से क्या होता है, आवेशित कण निकलता है। ठीक है। अब होगा क्या कि मान लीजिए ये दोनों डीज हैं, ये दोनों डीज जब कोई भी आवेशित कण, मान लीजिए धनावेशित कण इधर से निकला और इधर चला गया, तो जैसे ही आवेशित कण ये डीज मान लीजिए D1 ये D2, जब कोई आवेशित कण स्रोत से निकलकर डीज D1 में प्रवेश करता है तो डीज D1 कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। और D2 में प्रवेश करता है तो D2 धनावेशित और D1 ऋणावेशित हो जाता है, जिसके कारण इनके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जब ये कण वैद्युत क्षेत्र में गति करता है, किस में गति करता है, वैद्युत क्षेत्र में गति करता है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इसका वेग बढ़ने लगता है। परंतु चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, जैसे ही ये प्रवेश करेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। लंबवत प्रवेश करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र इसको क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र इसको एक वृत्ताकार पथ पर घुमा देता है और ये वृत्ताकार पथ पर घूमता हुआ ये कण डीज D1 में प्रवेश कर जाता है। जैसे ये डीज D1 में प्रवेश करता है तो D1 धनावेशित D2 ऋणावेशित हो जाता है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा बदल जाती है, जिसके कारण कण पर फिर से वेग लगता है और उसकी स्पीड फिर से बढ़ने लगती है।
तो होता क्या है कि जब ये इसमें आता है तो इसमें भी बल लगता है, वैद्युत क्षेत्र इसकी स्पीड बढ़ाता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये वृत्ताकार पथ पर गति करता है, और इस प्रकार गति करते करते धीरे धीरे क्या होती है, इसकी स्पीड बढ़ती जाती है और ये डीज से बाहर निकल जाता है। और डीज से बाहर निकलने के बाद जो हमारा टारगेट होता है, टारगेट का मतलब जो हमारा लक्ष्य होता है, ये जाके उससे टकरा जाता है। ये है आपका साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की एक सिंपल सी क्रिया विधि है कि इसमें दो डीज होते हैं जिनके अंदर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जब कोई भी आवेशित कण एक डीज में प्रवेश करता है तो दूसरा ऋणावेशित हो जाता है, और एक धनावेशित, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और वो वैद्युत क्षेत्र जब इस आवेशित कण पर बल लगाता है तो इसकी स्पीड बढ़ती है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है। और आपने पढ़ा है कि वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, mv/qv। जब चुंबक वैद्युत क्षेत्र इसके वेग को बढ़ाता है तो इसके पथ की त्रिज्या लगातार बढ़ती जाती है, और त्रिज्या लगातार बढ़ने के कारण ये धीरे धीरे इसकी त्रिज्या डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, और जैसे ही बढ़ेगी ये डीज से बाहर निकल आएगा, और सामने जो लक्ष्य रखा रहता है ये उस लक्ष्य से जाकर टकरा जाता है। क्लियर? ये तो था साइक्लोट्रॉन। इसकी क्रिया विधि भी हमारी आवेशित कण की गति पर आधारित है। और अगर हम किसी साइक्लोट्रॉन के लिए बात करें तो देखिए, साइक्लोट्रॉन के लिए कण के पथ की जो त्रिज्या होती है वो वही होती है mv/qv, और साइक्लोट्रॉन में कण का जो आवर्तकाल वो होता है वो कितना होता है, 2πm/qv। ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इनमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं सिद्धांतों को फॉलो कर रहा है। क्लियर? आज के इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।